वोडा आइडिया के स्टॉक में जब से ये खबर आई है तब से स्टॉक में आज 23% की तेजी के साथ में ट्रेडिंग हो रही है और आज की अगर बात की जाए तो स्टॉक ओपन ही अपर सर्किट के साथ में हुआ था। और इस तेजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण तो आप लोग जानते होंगे, रिसेंटली काफी बड़ी न्यूज आई थी मार्केट ओपन होने से पहले कि सरकार ने यहाँ पर फैसला किया है कि 33,950 करोड़ के आउटस्टैंडिंग ड्यूज को कन्वर्ट करने वाले इक्विटी शेयर में, जिसके बाद से आज स्टॉक 10% के अपर सर्किट के साथ में ओपन होता है। और इस कन्वर्जन के बाद आज सरकार का स्टॉक में 22% से 48.99% हो चुका है और इसी वजह से मार्केट में स्टॉक को लेकर सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हो चुके हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि सरकार का स्टेक बढ़ने से अब कंपनी के फंडामेंटल्स भी सुधर जाएंगे, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि अब स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है और अच्छे प्राइस एक्शन का फायदा वो लोग उठा सकते हैं। और आपके बहुत सारे डाउट होंगे कि क्या ये स्टॉक के अंदर जो रैली है वो इसी तरह कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ पर वापस एक ट्रैप बना के स्टॉक हमें वापस से नीचे की साइड में लेकर के आने के लिए तैयार हो रहा है। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अंकुर शर्मा, NISM सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और मैं हूं चेतना, NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी चेतना मैम से हम जानेंगे कि क्या इस स्टॉक के अंदर जो रैली है वो इसी तरह से कंटिन्यू होने वाली है या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है। तो चेतना तुम बताओ, तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है, क्या ये वोडाफोन आइडिया की जो रैली है वो एक ट्रैप है या फिर आपसे एक बड़ी गलती हुई है पास्ट में वोडाफोन आइडिया के शेयर ना परचेस करके? देखो, मेरे को तो अभी ऐसा लगता है कि अगर जो ये रैली अभी स्टॉक में आई है इसको हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अभी नहीं देख सकते। मेरे हिसाब से ये रैली अभी एक न्यूज़ के बेस पे आई है कि सरकार ने अपना स्टेक बढ़ाया, इसकी वजह से मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए और इन्वेस्टर्स ने इसमें कूदना चालू कर दिया, ये सोच के कि हम कहीं इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें। क्योंकि अगर आप पिछली पास्ट परफॉर्मेंस इस कंपनी की देखते हो तो अभी भी कंपनी के फंडामेंटल नहीं सुधरे हैं। सरकार के आ जाने से कंपनी के फंडामेंटल सुधर जाएंगे, इस बात की गारंटी आपको कहाँ से मिलती है? नहीं, बट अच्छी बात है ना। अब देखो, सरकार अगर यहाँ पर ओनरशिप ले रही है तो एक चीज तो अच्छा है कि सरकार अगर 49% स्टेक हो चुका है तो डेफिनेटली सरकार इसको प्रॉफिट में लाने की कोशिश करेगी और सरकार अगर इसको प्रॉफिट में लेकर के आती है, कुछ रिलीफ इसको देती है तो आगे चल के स्टॉक डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा और शायद इसी होप के अंदर आज सभी इसको बाय कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है, क्या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में? तो देखो, सबसे पहले तो लोगों को ये जानने की जरूरत है कि सरकार ने इसमें एक्टिवली अपना स्टेक जानबूझकर इंक्रीज नहीं किया है। ये एक डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है, ये अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही है, यानी कंपनी अपने कर्जा नहीं चुका पा रही है। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, कर्जा मत दो, हम तुम्हारी कंपनी के अंदर ही अपनी हिस्सेदारी ले लेते हैं, यानी कि हम आपकी कंपनी में मालिक बन गए। हाँ, क्योंकि अब जो कंपनी है उसके पास इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है कि वो अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रही है, अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से अब सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि अपने डेट को, अब कंपनी से वैसे तो नहीं निकल पाया तो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया कि चलो अब हम हिस्सेदारी ले लेते हैं। और ये बात भी सही है कि आगे चलकर हो सकता है, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि सरकार प्रॉफिट में लाने की कंपनी को कोशिश जरूर करेगी, जैसे कि BSNL को किया गया था। लेकिन BSNL को प्रॉफिट में आने में कितने साल लगे हैं? 17 साल लगे हैं। कम से कम 17 साल का टाइम लगा है और इतने टाइम में तो कंपनी का मोनोपोली खत्म हो जाती है मार्केट से। राइट। और आज इसको BSNL को अपने ग्राहकों को विश्वास दिलाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी BSNL प्रॉफिट में आ चुका है और BSNL के प्लान्स अगर आप देखे जाए तो BSNL के प्लान्स वगैरह काफी अच्छे प्रोवाइड करें कस्टमर को ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, लेकिन अभी भी लोगों का भरोसा नहीं है BSNL पर। तो सेम वही है कि सरकार का स्टेक बढ़ जाने से हम उसकी ये गारंटी नहीं ले सकते कि कंपनी आगे चलकर प्रॉफिट में आएगी, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजमेंट में चेंजेस होना जरूरी है और कंपनी को अपने प्रोडक्ट में इतने एनहांसमेंट करने होंगे ताकि लोग कस्टमर अगर स्विच करना चाहे तो कंपनी के कुछ USPs होने चाहिए, कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए कि कंपनी जो कस्टमर है जियो को छोड़कर या फिर भारतीय एयरटेल को छोड़कर वोडाफोन आइडिया पे क्यों स्विच करे। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस नहीं है वो सर्विस ही प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 5G अभी तक ये लोग प्रॉपर रोल आउट नहीं कर पाए। वहीं अगर आप देखो तो जियो, अब आई थिंक वो लोग बैक एंड में 6G पे भी काम करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है अभी ये लोग 4G को ढंग से रोल आउट नहीं कर पाए, तो वोडाफोन आइडिया के लिए प्रॉब्लम तो बहुत है। यहाँ मार्केट में कंपनी 6G की तैयारी करने पे आ गई है, 6G लाने की तैयारी कर रही है और यहाँ पर कंपनी 4G के नेटवर्क से ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। यानी आपका कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट को भी भरोसा दिलाना होगा, पब्लिक को, मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाना होगा। मैनेजमेंट को अगर एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करने के लिए मैनेजमेंट को अपने क्रेडिटर्स को भरोसा दिलाना होगा, कंपनी को अपने क्रेडिटर्स का भी भरोसा जीतना होगा, ताकि कंपनी अगर एक्सपेंशन करना चाहती है, कंपनी 4G 5G और 6G की तरफ बढ़ना चाहती है तो कंपनी को एक्सपेंशन के लिए भी कैश की जरूरत होती है। तो कंपनी को मैनेजमेंट में प्लस में क्रेडिटर्स का भी भरोसा जीतना होगा। और दूसरा, आप मुझे बताओ कि आप एज अ इन्वेस्टर इस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करोगे जब आपको पता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है? देखो, मैं इसमें अगर इन्वेस्ट करूंगा तो सिर्फ एक ही चीज, एक ही फैक्टर देख के मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि सरकार अगर देखो ड्यूज को कन्वर्ट करती है इक्विटी में, तो अभी कंपनी के ऊपर कितना 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर सरकार इसी तरह से इसी डेट को बाकी क्रेडिटर्स के साथ मिलकर के सेट ऑफ कर लेती है तो अभी सरकार जो कंपनी है इसका एनुअली जो इंटरेस्ट बर्डन है वो इसका ऑपरेशनल जो प्रॉफिट है 17,000 करोड़ का लास्ट ईयर का, उससे कहीं ज्यादा है, 25,000 करोड़ के आसपास का है।
तो अगर सरकार इस डेट को, कंपनी इसको डेट को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देती है, पूरी तरीके से खत्म नहीं भी होता बट एक मिनिमम लेवल पर ले आती है, तो उससे उसकी इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसका जो हो सकता है जो लॉसेज है वो एटलीस्ट नैरो होने स्टार्ट हो जाएंगे। और सरकार जब स्टेक लेगी तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर इसको फंडिंग मिलना आसान हो जाए, और फंडिंग मिलना अगर आसान हो जाती है तो हो सकता है कंपनी 5G की सर्विस को रोल आउट करना स्टार्ट कर दे। तो इस होप में मैं शायद इसके अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ आने वाले 2-4 सालों के अंदर। बट मेरा जो होरिजोन रहेगा ना वो इसके अंदर शॉर्ट टर्म नहीं होगा। अच्छा। अगर पैसा डालने के बारे में मैं सोचूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए, और ये सोच कर कि हो सकता है कि आने वाले 3 साल तक तो मुझे इसके अंदर नेगेटिव रिटर्न मिले। अच्छा। तो अगर हम नेगेटिव रिटर्न के लिए तैयार है तो ही मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। और चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि कंपनी अगर सारा कर्जा कंपनी चुका देती तो कंपनी का जो डेट बर्डन है वो कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट बर्डन कम होने की वजह से कंपनी टॉप लाइन से बॉटम लाइन में ठीक परफॉर्म करने लगेगी। लेकिन अगर कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए कंपनी को काम तो करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना होगा कि कंपनी को अपनी सर्विसेज अच्छी देनी होगी, ताकि कंपनी के पास में, ताकि लोग स्विच करें अदर ब्रांड्स को छोड़कर वोडा आइडिया के पास में, तभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, क्योंकि तभी सेल्स बढ़ेगी। हाँ, ये भी बात आपकी ठीक है कि सिर्फ डेट चुकाने से कंपनी अच्छी नहीं हो जाती, उसके अलावा भी कंपनी के खर्चे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन देखा है। हाँ। डेप्रिसिएशन कंपनी का बहुत ज्यादा एस्केलेट कर चुका है। डेप्रिसिएशन की अगर आप लॉसेस देखो तो आज के डेट में कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट से ज्यादा कंपनी का जो उसका डेप्रिसिएशन का लॉस है बढ़ चुका है, और अगर वो धीरे धीरे और बढ़ेगा तो तब भी कंपनी डेट चुकाने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी। और ऊपर से जो इसके टेलीकॉम जो लगे हुए हैं, टावर्स वगैरह लगे हुए हैं, काफी पुराने हो चुके हैं। हाँ। तो आगे चल करके उसको टावर्स को भी अपग्रेड करना होगा। हाँ। और टावर्स का भी खर्चा आएगा, तो कंपनी को देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए काफी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इसके लिए उसको भरोसा जीतना होगा, ना सिर्फ इन्वेस्टर का बल्कि क्रेडिटर का भी। करेक्ट, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर डेट चुका भी देती तो एक्सपेंशन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, कैश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कैश नहीं खर्च करोगे, एक्सपेंशन करना नहीं चाहोगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो कर्जा चुकाने के बाद भी एक्सपेंशन करने के लिए, टावर्स को न्यू सेटअप करने के लिए, 5G 6G पे सेटअप करने के लिए कंपनी को पैसों की जरूरत हो तब भी पड़ेगी। तो डेट अल्टीमेटली चुकाने के बाद भी कंपनी को क्रेडिट लेना ही पड़ेगा। अच्छा, कंपनी के जो सब्सक्राइबर है काफी घट रहा है, उसका डेटा आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। अब जैसे हम लोगों को पता है कि मार्केट में 3 कंपनीज बहुत अच्छी कंपनी, 2 कंपनीज की मोनोपोली काफी अच्छी है। नंबर 1 पे तो आपको पता है भारती एयरटेल एंड देन रिलायंस जियो। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी वोडा आइडिया आ रही है, जिसको सरकार पूरी कोशिश कर रही है बचाने की, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हम कभी कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। तो चलो एक बार आप तीनों का कंपैरिजन करके मुझे इसका डेटा बताओ कि क्या सब्सक्राइबर बेसिस का डेटा है, एंड सब्सक्राइबर बेसिस के बेस पर कौन सी कंपनी नंबर 1 पर है अभी? तो सब्सक्राइबर के डेटा के बेसिस पर अगर हम आते हैं तो सबसे नंबर 1 पर हमारे देश में जो कंपनी है वो है रिलायंस जियो। ओके। क्योंकि रिलायंस जियो का अगर हम 2020 का डेटा देखें तो रिलायंस जियो के पास 2020 में मोर देन 400 मिलियन सब्सक्राइबर पहले से ही थे। अच्छा। और उस वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त भारती एयरटेल के पास जो क्लाइंट्स थे वो लगभग 320 मिलियन के आसपास थे। अच्छा। और वोडाफोन आइडिया के पास लगभग वो भी लगभग 320 मिलियन के आसपास थे। यानी कि भारतीय एयरटेल कह सकते हो कि सेकंड नंबर पर था, जियो नंबर 1 पे था, एंड थर्ड नंबर पर हमारा काफी हद तक नियर बाय था भारतीय एयरटेल। क्लोज कट कंपटीशन था तीनों के बीच में। लेकिन 5 साल का अगर हम ट्रेंड देखें, अगर हम रिसेंटली दिसंबर 2025 का डेटा देखें तो उसमें भारतीय एयरटेल ने सिग्निफिकेंट स्टेक गेन किया है। भारतीय एयरटेल के जो सब्सक्राइबर हैं, अगर हम सिर्फ वायरलेस की बात करें तो वो इसके लगभग 320-340 मिलियन से आज 400 मिलियन के आसपास आने वाला है। और ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर उसका जो डेटा है 445 मिलियन से अभी इसका लगभग 620 मिलियन के आसपास आ चुका है। तो जो भारतीय एयरटेल उसने काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है 17% की ग्रोथ से। ओके। और रिलायंस जियो का जो ग्रोथ है वो इन दोनों से थोड़ा कम है। अच्छा। क्योंकि रिलायंस जियो का जो ग्रोथ है वो 400 मिलियन से आज वो लगभग 500 मिलियन के आसपास आने वाला है। तो उसकी जो ग्रोथ है लगभग 15% है। बट यहाँ पर जो ग्रोथ ज्यादा दिखाई है वो भारतीय एयरटेल की है। बट सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि जो वोडाफोन आइडिया है उसके जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ज्यादा तेजी से घटे हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, मार्च 2020 तक अगर आप इसके देखो या 2019 दिसंबर तक अगर आप देखोगे उसका जो सब्सक्राइबर था वो लगभग 320 मिलियन था। अच्छा। जो आज की डेट में 207 मिलियन हो चुका है दिसंबर 2024 तक। और 320 से सीधा 207। अच्छा। यानी कि मोर देन 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने पिछले 5 साल में लूज किए। और अभी पिछले 3 महीने का डेटा अगर अपडेट होता है तो हो सकता है कि शायद 200 मिलियन के नीचे जा चुके होंगे। तो एक तरफ तो आप देखो कि भारतीय एयरटेल है जिसके सब्सक्राइबर जो है 50% ग्रो चुके हैं, और वहीं पर आप देखो कि इसके सब्सक्राइबर हाफ हो चुके हैं। इवन मार्केट शेयर अगर आप देखो तो वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर है
वो लगभग 25% था दिसंबर 2024 तक, वो 20 तक सॉरी। तो अभी इसका जो मार्केट शेयर है 25% से 18% पर आ चुका है। ओके। और वहीं अगर आप देखो भारतीय एयरटेल का, तो 28% से 33% पर आ चुका है। तो भारतीय एयरटेल ने ग्रो किया है 5% से, और जो लूज किया है उसने 7% से मार्केट शेयर। तो यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया है उसके सब्सक्राइबर बहुत तेजी से घटे हैं, उसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा घटा है। ऊपर से अब जो 17 साल बाद बीएसएनएल प्रॉफिट में आई है, तो डेफिनेटली वो 5G के ऊपर सीधा काम कर रही है, तो एक थ्रेट उसको वहां से ही मिल रहा है। पहले इंडस्ट्री में सिर्फ 3 प्लेयर्स थे जिनको लोग जानते थे। बीएसएनएल तो पिछले टाइम से बिल्कुल गायब हो चुका था, लोग भूल भी गए थे आधे से ज्यादा कि बीएसएनएल नाम का कोई चीज थी भी, कंपनी थी भी। बट अब वापस एक कमबैक किया है, तो मार्केट में कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ गया है, इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ गया है। और अगर उस कंपटीशन में अगर वोडाफोन आइडिया इस तरीके से अपने सब्सक्राइबर बेस को लूज करेगा, तो टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ अगले 5 साल में वोडाफोन आइडिया हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन हो चुका है, बिल्कुल गायब। 800 का शेयर 2 रुपए के आसपास चल रहा है। अब जैसे आपने मुझे एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सरकार का कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ा लेने से ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि कंपनी प्रॉफिट आपको दे ही देगी। आलोक इंडस्ट्री में रिलायंस का जो स्टेक था वो बढ़ाने के बाद भी आज आलोक इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है? क्योंकि देखो, जब 2020 की बात है, कोविड जब चल रहा था, तो उस समय खबरें आई थी, और उसके बाद मुकेश अंबानी यानी कि जो रिलायंस कंपनी है, उसने काफी सिग्निफिकेंट स्टेक बढ़ाया था आलोक इंडस्ट्री में, और 4 रुपए से स्टॉक जो है काफी अच्छी रैली पकड़ के कई गुना मल्टीप्लाई रिटर्न भी दिया था स्टॉक ने। बट उसके बाद क्या हुआ, आज देखो आप, स्टॉक पिछले 4 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अच्छा, आप मुझे बस इस चीज का इतना सा मुझे समझाओ कि वो जो उस टाइम पे जब खबरें आई थी, तो क्या स्टॉक ने लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्वेस्टर को रिटर्न्स दी थी? नहीं, उस समय शॉर्ट टर्म मुश्किल से आप ये कह सकते हो कि 2 से 3 महीने ही आलोक इंडस्ट्री भागा था बस। बट आप देखो सितंबर 2020 के बाद से आलोक इंडस्ट्री वही मैक्सिमम 25-26 जाता है, और वापस 10-12-15 आ जाता है। वही। तो लॉन्ग टर्म में तो उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। जिन लोगों ने कमाया था, ऑपरेटर्स ने पहले 3 महीने में कमा लिया। जिसको कमाना था उस 3 महीने में सबने कमा लिया, उसके बाद वापस स्टॉक बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। राइट। तो यहाँ पर जो है ना, वोडाफोन आइडिया में भी मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसा ही है कि शॉर्ट टर्म में जो कमा जाएगा ना, वो कमा जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे भरोसा कर पाना अभी भी स्टॉक में रिस्की है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया ना, एक तो सबसे प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। मार्केट कैप कितनी है उसकी? 56,000 करोड़ के आसपास। और डेट कितना है? 2.5 लाख करोड़ का। 2.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा डेट होता है। मतलब मार्केट कैप के मुकाबले कंपनी के पास डेट का रेशियो अगर निकाले तो कितना बनेगा? कम से कम 5 टाइम्स से ज्यादा का बनता है, जो कि बहुत ज्यादा है। 5 टाइम्स, व्हिच इज रियली ह्यूज। आप ये देखो ना कि वोडाफोन आइडिया की जो एनुअल सेल है वो लगभग 40-45 हजार करोड़ के आसपास है। और भारतीय एयरटेल की क्वार्टरली है इतनी। हाँ, बस मोनोपोली है आखिर कंपनी की। तो अब एक चीज देखने वाली बात है, 2000 जब जियो ने मार्केट में एंटर किया था, रिलायंस जियो ने मार्केट में जब एंटर किया था, उससे पहले वोडा आइडिया की भी कंडीशन ठीक थी, बहुत अच्छी थी, प्रॉफिट में था, बहुत अच्छी कंडीशन थी। टॉप लाइन पे आज भी अच्छा है, टॉप लाइन पे आज भी अच्छा है। एज वी डिस्कस्ड कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बर्डन की वजह से कंपनी टॉप से बॉटम लाइन पर आते आते लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि टॉप लाइन पर जो है, आपने ही बताया था शायद मुझे, कि 40 से 41% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर है। हाँ, देखिए इसका पीक लेवल चल रहा है, बिकॉज कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो काफी अच्छा है। और नीचे में अगर आप पैट पर आते हो तो उसमें जो है सिर्फ इसके डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट को मिला दिया जाए तो लगभग 50,000 करोड़ का तो खर्चा वो एडिशनल आ जाता है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर सरकार आ जाए, स्टेक ले ले, चाहे मुकेश अंबानी आ जाए, चाहे टेस्ला आ जाए, एलोन मस्क आ जाए, देखो किसी के प्रमोटर चेंज होने से जो है कंपनी का फॉर्चून चेंज होगा। फॉर्चून चेंज होगा, उन्हें सबसे पहले अपने क्रिएटर्स को अच्छा विश्वास दिलाना होगा। उन्हें अपने सब्सक्राइबर जो खो रहे हैं हर क्वार्टर, हर ईयर, ये लोग जो खो रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, उन्हें वापस लाने के लिए उन्हें पहले से ज्यादा जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट पे करो ना करो खर्चा, सबसे पहले अपने ग्राउंड लेवल पे खर्चा करना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज पे खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस सेक्टर की बात करें वो डिपेंड करता है पूरा सर्विसेज पे। जो कंपनी आपको अच्छी सर्विस देगी, कस्टमर उस पर डेफिनेटली स्विच करेगा। अब जैसे 2016 में जब रिलायंस जियो आया था तो फ्री का नाम देके, सबको फ्री में सब कुछ देके सबकी मोनोपोली बिल्कुल खत्म कर दी। मार्केट में एक टॉप मोस्ट लीडर बन गया रिलायंस जियो। इससे पहले तो सब क्या नेट के लिए तरसते थे, किसी को डेटा नहीं मिलता था, लेकिन रिलायंस जियो ने क्या यूएसपी निकाला कि आप हमारे पास आओ, हम आपको पर डे का 1 GB या 1.5 GB का कुछ था, वो भी फ्री में 3 महीने तक फ्री दिया। पहले फ्री की आदत लगवाई, उसके बाद अब एक बार इंसान जो सिम ले लेता है, आप बार बार थोड़ी कोई अपनी सिम बदलोगे, अपना कोई चीज बदलोगे। आपको तो कि हम ठीक है, हमने ले लिया, अब हम रिचार्ज भी इसी में करा लेंगे। और इवन आप देखो ना कि जो सबसे बड़ी बात है कि जियो क्या दे रहा है,
आज के डेट में आईपीएल होता है तो कहाँ दिखता है वो? जियो की हॉटस्टार। अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, कहाँ पर देखने को मिली थी? 80 करोड़ जो है व्यूअर्स क्रॉस कर चुके थे। तो जियो ने एक अलग जो है सर्विस देनी स्टार्ट की है, तो वोडाफोन आइडिया को कुछ ऐसा ही कंपटीशन में लाना पड़ेगा। वही मैं कह रही हूँ कि कुछ तो यूनिक पॉइंट्स निकालने होंगे, कुछ अपने आप को मार्केट में इस तरीके से एस्टैब्लिश करना होगा वापस कि कस्टमर सोचने से मतलब सोचे ना कि मुझे क्यों करना है यहाँ पर। उसके पास मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए कि हाँ, अगर मैं स्विच कर रहा हूँ तो मैं इस वजह से स्विच कर रहा हूँ। अब कुछ रिचार्ज प्लान जैसे BSNL का, जैसे वो बोलते हैं सरकारी कंपनी है BSNL, गवर्नमेंट की वजह से उसमें रिचार्ज प्लान थोड़े सस्ते मिलेंगे बाकी कंपनीज के मुकाबले। तो उसका BSNL का सेलिंग पॉइंट ये बन गया कि आप हमारे पास में आपको रिचार्ज और मंथली प्लान्स काफी अच्छे मिलेंगे। हालांकि सर्विस अभी भी उनकी अच्छी नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिले, नेटवर्क ही ना आए, आप दूसरे स्टेट में चले जाओ, आपको बस नेटवर्क अच्छे नहीं आएंगे तो आप क्यों करोगे स्विच? तो अभी फिलहाल वोडा आइडिया का भी सेम सीन है, सर्विस अच्छी ना होने की वजह से कस्टमर लूज हो रहे हैं डे बाय डे। चलो ठीक है, बहुत कर लिया हम लोगों ने डिस्कशन, बहुत सारी बातें कर ली कि क्या रीजंस है, क्या प्रोन्स है, क्या कॉन्स है। अब मुझे फाइनल ये बताओ कि क्या एट द करंट पॉइंट हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक तो यहाँ पर हम किसी को एडवाइस नहीं दे रहे हैं। या करेक्ट, वी आर नॉट एडवाइजिंग समथिंग, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर सकता हूँ जिससे आप कंसीडर कर सकते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप फंडामेंटल देखो तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज्यादा वीक है। आप देखो कंपनी का जो बेसिक रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियो, वो इसका बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का ICR रेशियो बहुत कम है। ICR रेशियो मतलब कि कंपनी इतना भी मुनाफा नहीं कमा पाती है कि उससे ब्याज चुका दे, यानी कंपनी अपने इंटरेस्ट भी चुका दे। तो ICR कंपनी का ICR जो रेशियो है वो काफी ज्यादा लो है। एक बार हमारी ऑडियंस को बताओ व्हाट इज ICR रेशियो, काफी लोगों को नहीं पता होगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको बताता है कि एक कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, उसके ऊपर कंपनी कितना ब्याज चुकाती है, तो उसके मुकाबले कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। तो ICR का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है एबिट अपॉन में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि कंपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के ऊपर कितना इंटरेस्ट चुका रही है, और ऊपर की साइड में आता है कंपनी का वो प्रॉफिट जिसके अंदर हम वापस ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट, यानी कि आप पैट के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दो और टैक्सेशन ऐड कर दो, तो उसके बाद आपके सामने निकल जाएगा एबिट। तो एबिट आपका जितना आ रहा है उसको डिवाइड कर दो आप इंटरेस्ट कितना चुका रहे हो, यानी कि आपकी कंपनी इंटरेस्ट कितना चुका रही है। सपोज कि आपका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का जो प्रॉफिट आता है, आपका एबिट निकल करके आता है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, और कंपनी ब्याज चुका रही है 20,000 रुपए, तो यहाँ पर आपका ICR कवरेज आता है 5 टाइम्स, यानी कि आपकी कंपनी जितना ब्याज चुकाती है उसके 5 गुना कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। अगर ये रेशो जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ज्यादा कंपनी के हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर ये रेशो 1 के जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा हमारे लिए थ्रेट होगा। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया के केस में देखें तो ICR जो है कंपनी का काफी ज्यादा अलार्मिंग बेल है, काफी ज्यादा बड़ा थ्रेट है। मींस कंपनी का ICR रेशियो बहुत ज्यादा लो है। और सेकंड जो थर्ड रीजन है जो मेरे सामने है वो है कि इसके अंदर जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक सिग्निफिकेंटली घटा है पिछले कुछ सालों में। एंड FIS की जो पोजीशन है वो भी जो है काफी कुछ खास मुझे अट्रैक्ट नहीं करती है कि मैं इस तरह की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करूं। और जो चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप देखो कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी जो CAGR ग्रोथ है पिछले 3 साल का और 5 साल का, उसके अंदर ग्रोथ के मुकाबले कंपनी में गिरावट है। अच्छा, उस ग्रोथ रेशियो में कंपनी गिरती जा रही है। और जो कंपनी की अगर आपको सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है सिर्फ किसकी वजह से है, वो सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से नहीं है, वो रिचार्ज महंगे होने की वजह से है। ओके, तो मींस यूनिट्स ऑफ सेल्स कम है कंपनी की अभी भी, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से कंपनी की सेल्स हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। बट बेसिकली अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और अच्छी कंपनी चेक करें तो उसका यूनिट्स ऑफ सेल्स ज्यादा होने चाहिए, यानी सब्सक्राइबर बेस बढ़ना चाहिए। वैसे कंपनी प्राइस कम करके भी अपना सेल जो है कम दिखा सकती है, बट यहाँ पर कंपनी की सेल आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। सिर्फ क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिचार्ज महंगे हो गए। तो 5 कारण मैंने आपको ऐसे बताया जिसकी वजह से शायद मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कमाने से ज्यादा लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। और बजाय इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के मैं या तो वेट करना पसंद करूंगा कि जियो का IPO मार्केट के अंदर आए और जियो के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। बट शायद ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी ठान लिया है कि जब मैच्योर लेवल आ जाएगा जियो का तभी शायद वो मार्केट में वो उसका IPO लेके आएंगे और पब्लिक को चिपकाएंगे। उससे पहले जितना प्रॉफिट बन रहा है कंपनी का वो सारा का सारा सेल्फ डाइजेस्ट कर रहे हैं। मतलब मार्केट में वोडा आइडिया के अलावा भी बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। राइट। बट अभी वोडा आइडिया अभी भी सिर्फ गवर्नमेंट का स्टेक बढ़ जाने की वजह से स्टॉक इज क्वाइट रिस्की। तो और सबसे पहला जो हम बोलते हैं कि एज अ गुड इन्वेस्टर आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना आना चाहिए।
तो वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज जो आपको पता है कि कहीं ना कहीं अभी भी लॉस मेकिंग है, रिस्कियर है, तो आप कम रिस्क की कंपनी में इन्वेस्ट करो। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, इक्विटी में रिस्क है, बट हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी है जिनमें रिस्क कम है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने अपने व्यूज यहाँ पर शेयर किए हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर के, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी हो सकती है, कंपनी के सामने क्या थ्रेट एंड क्या अपॉर्चुनिटीज है। बाकी आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना, इसका डिसीजन तो आपको खुद लेना होगा। कुछ मार्केट में आ रही है, कुछ न्यूज के बेसिस पर, और एक्सपर्ट्स इस कंपनी को लेकर क्या सोचते हैं, इनके फ्यूचर को लेकर, तो उस बेसिस पर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये खुद आपका डिसीजन होना चाहिए। बाकी जो भी वोडाफोन आइडिया के अंदर फ्यूचर में चेंजेस आते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं, उसके ऊपर हम लोग अपना व्यूज एंड अपना ओपिनियन आपके साथ लेकर के आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट है किसी भी स्टॉक को लेके, किसी भी सेक्टर की ग्रोथ को लेकर के, तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट डिस्कशन आपको किस टॉपिक और किस इंडस्ट्री पे चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन हैव अ नाइस डे।